हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर। और हम लोग साइंस के सीरीज में अब क्लास 8 में प्रवेश कर चुके हैं और वह है दूसरा चैप्टर। आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं, दूसरे चैप्टर का, और यह 8 क्लास का है, एनसीईआरटी का साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है। तो सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हमारे चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, कि मतलब कौन से जीव हमारे फ्रेंड हैं और कौन इनमी है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले जानते हैं कि छोटे जीव और सूक्ष्म जीव हैं क्या आखिर। ठीक, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से, केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको क्या करते हैं, हम खुली आंखों से बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि नम ब्रेड यानी कि रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इसका जो सरफेस होता है वह किससे ढक जाता है, तो सफ़ेद काले धब्बों से। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से आप देखिए, इनको जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप आवर्धक लेंस से कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो छोटे छोटे जीव हैं वह कैसे इस पर पनप रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव हम जान लिए कि क्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते अपनी खुली आंखों से, ऐसे ही बिना किसी यंत्र के, तो उनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव और भी बहुत तरह के होते हैं, उनका कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, कैसे इनको बांटा गया है, इन सभी सूक्ष्म जीवों का हम देखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, और आवर्धक लेंस की सहायता से इनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बाकी ऐसे आप इनको नहीं देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। इनको तो आप मान लेते हैं कि कवक को, जो ब्रेड पर उगते हैं, इनको आप देख सकते हैं आवर्धक लेंस से भी, लेकिन जो और सूक्ष्म जीव होते हैं जो छोटे छोटे, उनको आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, ये नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि हम इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि छोटे जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये जो बांटा गया है 4 भागों में, वो है जीवाणु, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इनको 4 भाग में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब देखते हैं कि विषाणु, यानी कि एक विषाणु भी सूक्ष्म जीव है। वायरस यानी कि यह भी सूक्ष्म जीव है, जो अभी वायरस यानी कि कोविड-19 अभी पूरा तहलका मचाए हुए है, वो भी एक वायरस ही है। ठीक है, और वायरस क्या होता है, वायरस भी बहुत सूक्ष्म होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। इनको अलग रखा गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, अर्थात जो जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जीवाणु पौधों अथवा जंतुओं में गुणन करते हैं, लेकिन जो विषाणु होता है वह क्या होता है, वह केवल परपोषी में ही गुणन करता है। ठीक है, जो विषाणु होता है वह क्या करता है, परपोषी में ही गुणन करता है। अब कुछ सामान्य रोग, जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं खांसी, क्या होती है, विषाणु के द्वारा होता है। जो फ्लू वगैरह, इन्फ्लुएंजा, आपको सर्दी जुकाम जो होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, ठीक है, और जो भी विशेष रोग हैं और इसके अलावा, वो क्या है, पोलियो है, खसरा है, ये सभी भी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु से ही होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आप जो भी ये डिजीज़ हैं इनको जरूर नोट डाउन करते चलेंगे कि डिजीज़, क्योंकि हर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कौन सा डिजीज़ किसके कारण होता है, यानी कि जीवाणु के, विषाणु के, फंगस के, किसके कारण होता है, तो आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। टाइफाइड और जो टीबी यानी कि ट्यूबरोक्लोसिस होता है, वह किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि जीवाणु कैसे, आप जीवाणुओं को देख रहे हैं कि जीवाणु ऐसे अलग अलग होते हैं। स्पाइरल जीवाणु हैं तो छड़नुमा जीवाणु हैं, इस तरीके से छड़ की आकृति के, फिर कुछ घूमे घूमे से होते हैं। ये सभी क्या हैं, जीवाणु हैं, इनके प्रकार हैं जीवाणुओं के, जो देखने में भिन्न भिन्न आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, शैवाल है। इस प्रकार से शैवाल का प्रकार है, जो कि आप देखने में भिन्न देख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास, और फिर यहाँ पे स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये है स्पाइरोगाइरा।
और आप यहाँ प्रोटोजोआ को देख सकते हैं, जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये प्रोटोजोआ में आते हैं। इनका जो 4 कुल होता है उसमें इनको विभाजित किया गया है। जैसे कि आपने ऊपर जीवाणु देखा, फिर नीचे शैवाल, फिर यहाँ प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं मोल्ड, यानी कि ब्रेड पर जो ब्रेड मोल्ड है, ये साइरोजोपस, और फिर यहाँ पे पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, सभी कवक हैं। और हम देखते हैं कि विषाणु इस तरीके से होते हैं, ठीक है। वायरस का ये इस तरह से इनकी संरचना होती है, वायरस की। वायरस है ये भी, और फिर इसके नीचे ये भी वायरस हैं। ये क्या है, वायरस के ही प्रकार हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरस हैं जिनके अलग अलग संरचना बनाया हुआ है और दिखाया गया है, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये इनका भाई निवास स्थान क्या है, कोई घर मकान तो इनका है नहीं, तो ये कहाँ रहते हैं ये देखते हैं हम कि इनका निवास कहाँ होता है। और अपने घर में तो ये रहते नहीं हैं, तो यह हमारे बीच में ही रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जब इनका पता चलता है तो हमें क्या होता है, अब हम इसका क्या है, हमारे चैप्टर का ही नाम है कि सूक्ष्म जीव मित्र अथवा शत्रु। तो अब ये जब हमारे शरीर में आते हैं तो यह कैसे मित्र के रूप में कार्य करते हैं, मित्र के रूप में बिहेव करते हैं, और कैसे शत्रु के रूप में बिहेव करते हैं। कौन कौन से जीव मित्र हैं और कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव हैं वो शत्रु हैं, उनको हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव अब रहते कहाँ हैं, इसको पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, एक कोशिक हो सकते हैं, यानी कि और जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ तथा बहुकोशिकीय जीव जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। अब क्या है कि एक कोशिकी हो सकते हैं। अब उनका क्या है कि भाई जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ तथा बहुकोशिकी जैसे कि कई शैवाल एवं कवक जो क्या होते हैं वो बहुकोशिक भी होते हैं। यह बर्फीली, शीत से उष्मा यानी कि गर्म स्रोत तक रह हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। इनका भाई जो जीवन है वो हर प्रकार के, यानी कि बर्फ में भी, शीत में भी, उष्ण में यानी कि गर्मी में भी, शीत से उष्ण, ये सभी परिस्थिति में क्या होते हैं, जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। क्या है कि जो अमीबा है ये भाई स्वतंत्र रह सकता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कवक है और जो जीवाणु हैं ये क्या होते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, समूह में रहते हैं। इनको अब देखते हैं सूक्ष्म जीव और हम, मतलब हमारे और सूक्ष्म जीव में क्या कुछ एक दूसरे के लिए कैसे हम हैं, और सूक्ष्म जीव हमारे बीच कैसे रहते हैं, हम उनको कैसे अपने से दूर निकालने के लिए, अपने बीमारी को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। अब क्या है कि भाई मित्रवत सूक्ष्म जीव, हमारे जो जीव हैं वह शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं। तो अब जब हम यह पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव और हम, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये हमारे लिए मित्र कैसे हैं, ठीक है। शत्रु को बाद में देखेंगे, पहले मित्र से निपटते हैं, ठीक है, कि मित्र कौन कौन है, कौन कौन जो सूक्ष्म जीव हैं वो मित्र हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में होता है। भाई नहीं रहेंगे तो फिर केक हम नहीं खा पाएंगे, और दही नहीं जम पाएगी, हमारी जो दही होती है वो नहीं बन पाएगी, दूध से दही नहीं हम जमा पाएंगे, नहीं बना पाएंगे बिना सूक्ष्म जीव के। तो ये क्या हुए, हमारे लिए मित्र हुए, यानी कि हमारे लिए जरूरी हुए। अब प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। अल्कोहल बनाने में बहुत पहले से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता रहा है। अब देखते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, यानी कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अवशिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। ये माने बेकार जो जंतु अवशेष हैं इनको कार्बनिक अवशिष्ट हम बोलते हैं। का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इनको हानि रहित पदार्थ में बदल देते हैं, खा पी के इनको हानि रहित पदार्थ में बदल देते हैं, एक उर्वरक भी बना देते हैं, जैसा कि हमने जस्ट अभी पिछले अध्याय में पढ़ा है। अब स्मरण कीजिए कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। राइजोबियम के बारे में जो हमने पढ़ा वह क्या करता है, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में हेल्प करता है। और इससे क्या होता है कि मृदा
में उर्वरता बढ़ती है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और वह फलीदार पौधों में प्रोटीन के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसका औषधि एवं कृषि में यह क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब दही एवं ब्रेड बनना, दही एवं ब्रेड का बनना भी यह क्या होता है, हमारे लिए जो मित्र हैं सूक्ष्म जीव उनके द्वारा ही यह संपन्न होता है। अब हम क्या देखते हैं कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में क्या होता है, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। इनमें क्या है भाई, लैक्टोबैसिलस, जो मैंने बताया आपको, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, ठीक है, यानी कि चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक है, रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही। ठीक है, इसका क्या है कि रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है, दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि भाई संगठक कैसे है यह। अब क्या हम करते हैं कि जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। जीवाणु और यीस्ट क्या होता है, फर्मेंटाइज करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो हम क्या बना पाते हैं, इडली डोसे बना पाते हैं। इनका किण्वन करता है, किण्वन में सहायक होता है जिससे हम क्या करते हैं, इडली डोसा बना सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यह रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक है। मतलब बिना जीवाणु के, आप बिना फर्मेंटेशन के, किण्वन के, बिना जीवाणु द्वारा किण्वन कराए आप इन चीज़ों को बना नहीं सकते हैं। इसलिए वह क्या है, एक महत्वपूर्ण संगठक है। ठीक है, अब क्रियाकलाप यानी कि बर्तन में क्रियाकलाप 2.3, एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा मतलब हाफ केजी आटा अथवा मैदा लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें क्या करना है आपको कि गर्म जल से मिलाना है। इसमें थोड़ी मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। इसको ईस्ट पाउडर मिला करके आप इसे गूंथ लें, यानी कि इसकी लुगदी बना लें। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, इसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी कि फूला हुआ पाया? बिल्कुल फूला हुआ पाया। यह क्या होता है कि खमीर द्वारा, इसमें जो किण्वन होता है उसके द्वारा यह फूल जाता है। मैदा जो पूरा का पूरा एक फूल के गुब्बारे की तरह, इस तरह से इसमें हवा भर जाती है। ठीक है, इसमें हवा आ जाती है। तीव्रता से जनन करके, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, खमीर वाले मैदे का आयतन क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे, उसको और बड़ा कर देंगे। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। यही क्या करता है कि जो आप ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं उस उद्योग में यही फॉर्मूला क्या होता है, इसका आधार होता है कि इसका किण्वन करा करके कैसे उसको ब्रेड और केक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या कमर्शियल यूज़ है उसको हम देखते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये जो छोटे जीव हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो भी ये गेहूं, चावल और फल होते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से शर्करा उपस्थित रहता है। इसमें ईस्ट किया जाता है, मिला करके अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शर्करा में ईस्ट का मिला दिया जाता है और इसको शराब और अल्कोहल के उत्पादन इस तरीके से किया जाता है। अब देखते हैं कि क्रियाकलाप क्या है। हम क्रियाकलाप को देख लेते हैं। 2.4, 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। यानी कि 3/4 आपको क्या करना है, जल भर देना है। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें ½ चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। अब इसे क्या कीजिए, 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर यानी कि सूखे जगह पर ढक कर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। अब आप विलयन को जब सूंघ कर देखेंगे तो क्या आपको और कैसा गंध आपको अनुभव होता है। ठीक है, तो यह जो गंध है अल्कोहल की है। यह जो आपको गंध आ रही है वह किसकी है, अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। अब चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। या क्या कहलाता है, चीनी आपने घोला था, उसमें ईस्ट पाउडर आपने मिला दिया, उसके बाद कुछ
समय के लिए आपने 3-4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब वह क्या होता है कि चीनी के साथ ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटाइज होता है, यानी कि उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और किण्वन के बाद वह क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ कि लुई पास्चर किण्वन की खोज 1857 में की थी। यह याद रखने योग्य बात है, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो जरूर याद हो जाएगी। 1857 आप को रिलेट कर लें इसको अपने 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे, और लुई पास्चर ने इसी टाइम क्या किया था, इसी साल क्या किया था, किण्वन का खोज किया था, कैसे फर्मेंटेशन किसी चीज़ का किया जाता है। अब क्या देखते हैं, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जो इनका कैसे इनसे मेडिसिन बनाए जाते हैं, इस उपयोग को हम देखते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन हमें दिया जाता है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जो होता है वह उसकी गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। जो प्रतिजैविक का मतलब यानी कि एंटीबायोटिक की गोली अथवा कैप्सूल आपको दी जाती है या इंजेक्शन दी जाती है। ठीक है, अब इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। इन औषधियों का स्रोत क्या है, तो सूक्ष्म जीव है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव क्या करते हैं, जिनसे बीमारी होती है उनको क्या करते हैं, ये मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इस तरह से जब ये जो कारक है उसी को खत्म कर देते हैं तो क्या बनता है, यह एक सूक्ष्म जीव से ही बनाया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, वह मेडिसिन क्या कहलाती है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जो जीवाणु हैं और कवक हैं उनसे बहुत तरह के एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं। अब आप नाम सुने होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग में जो की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, इन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, आप इनका जो देख रहे हैं वह किससे बनाए जाते हैं, जीवाणु और कवक से। यह सामान्यतः प्रचलित होने वाले, मतलब प्रचलन में रहने वाले एंटीबायोटिक हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे 1929 में। ठीक है, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, ये क्या कर रहे थे कि जीवाणु से जो रोग उत्पन्न होते थे उनके बचाव के लिए एक उपयोग कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। इन्होंने अचानक से क्या देखा कि संवर्धन तस्तरी पर, जहाँ पर वह इसका प्रयोग कर रहे थे, हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु इन्होंने देखे। उन्होंने क्या पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक सकते हैं। क्या करते थे, रोक रहे थे। वे जो फफूंद थे वह जीवाणु के वृद्धि को रोकते हैं। अब यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, और भी जो बहुत सारे जीवाणु थे वो क्या हुए, फफूंद के द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। यह मतलब एक तरह से दूसरे चीज़ का खोज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, किसी और चीज़ को ही ढूंढ निकाला, जो कि यह भी क्या किया, मानव कल्याण हेतु बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इस तरीके से क्या हुआ, पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, यानी कि एंटीबायोटिक बन करके हमारा तैयार हुआ और हमारे बीच में प्रतिजैविक आया। अब क्या हम देखते हैं कि ये तो भाई कर रहे थे किसी और चीज़ का प्रयोग। ठीक है, वो जीवाणु रोगों से लड़ने के लिए बना रहे थे, फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव के लिए संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे, और अचानक से इन्होंने क्या देखा कि भाई उस तस्तरी पर क्या आ गए, हरे रंग के फफूंद छोटे बीजाणु देखे इन्होंने। अब इन्होंने पाया कि ये फफूंद बीजाणु की जो वृद्धि है उसको रोक रहे थे, तथा यह भी पाया कि सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। अब इस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने पेनिसिलिन बनाई। और आगे देखते हैं कि क्या है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए। जो भी आपने ऊपर 3 एंटीबायोटिक को देखा, पढ़ा, उसको ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। जब तक कि डॉक्टर ना कहे प्रतिजैविक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब भी डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको इतनी ही लेनी है, तो जैसे 2 दिन लेनी है या 3 दिन लेनी है, तो 2-3 दिन जो भी वह कोर्स डॉक्टर के द्वारा निर्धारित होता है उसी कोर्स को पूरा करना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं लेनी चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, वह क्या होगा, उतनी प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं।
ठीक है। अब यह जो प्रतिजैविक क्या है, देख रहे थे आपकी जो जीवाणु थे उनको मार रहा था, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फफूंद द्वारा जीवाणु मारे जा रहे हैं, और आप यदि सर्दी जुकाम में लेंगे तो यह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह जो रोग है यानी कि जो इन्फ्लुएंजा वगैरह है, सर्दी जुकाम है, यह किससे होता है, विषाणु से होता है। अब क्या देखते हैं कि वैक्सीन यानी कि टीका, ठीक है। टीका के बारे में देखते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह क्या होता है कि जब ज़रूरत होती है हमें तो हमारा शरीर उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए, ठीक है। हमारा शरीर जो है एक पूरे तरीके से इस तरीके से इसको प्रकृति ने बनाया है कि वह अपने आप इसका बचाव ढूंढता रहता है, ठीक है। और जब हम इसके साथ बहुत ज़्यादा ही खिलवाड़ करने लगते हैं तो ही क्या होती है, हमें हानि होती है। अब यह क्या है कि जब प्रवेश करता है तो पुनः ही उससे वह लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। अब एडवर्ड जेनर क्या है यह देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर ने कैसे जो टीका है चेचक का उसका खोज किया था, यह हम देखते हैं। अब देखते क्या है कि एडवर्ड जेनर ने 1798 में क्या किया था, चेचक के टीके की खोज की थी। यह याद रखेंगे, चेचक के टीके की खोज कब की गई है, तो 1798 में। और 1929 में क्या किया गया है, प्रतिजैविक का। और 1857 में आप किण्वन का, ये आप 1929 में देख रहे हैं कि प्रतिजैविक का, और लुई पास्चर ने किण्वन का 1857 में। तो 1857 फिर 1929 और उसके बाद ये आता है 1798, यानी कि सबसे पहले इसका खोज किया था इन्होंने चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद 1857 में, फिर 1929 में प्रतिजैविक का, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी कि पल्स पोलियो भी देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी कि वैक्सीन है, ठीक है। यह जो ड्रॉप है यह क्या है, एक तरह का वैक्सीन है। अब देखते हैं आगे, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ये सभी हम मित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब यह देखते हैं कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति कैसे ये बढ़ाते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल हैं वह क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यानी कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, यानी कि 78% है, हमने पढ़ा है, ठीक है। अब उसको ये क्या करते हैं कि इसका स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप देख रहे हैं, नीले हरे शैवाल जो हैं वह इनका पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे एनसीईआरटी का ये जो साइंस का बुक है इसमें समझाया गया है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का भाई शुद्धिकरण में यह कैसे हमारे लिए लाभदायक है, इनको हम देख लेते हैं। घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जी का कचरा एकत्र करके किसी उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उनका विघटन होने पर यह खाद में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, खाद में यह परिवर्तित हो जाता है। इनको कौन करता है, तो इनको भी छोटे छोटे जो जीव हैं वही करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्टों का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। उसे क्या किया जाता है कि खाद में बदल दिया जाता है। जो छोटे छोटे जीव हैं उनके अपशिष्टों का अपघटन करके इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों का क्या होता है, पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा क्या किए जाते हैं, इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी, यह जो आप प्रयोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है कि क्या आप कैसे पढ़ेंगे। आपने बहुत पढ़ा है कि कैसे केचुआ इसको बनाते हैं, इस तरीके से इनका अपघटन करके सूक्ष्म जीव कैसे इनको अपघटित करके बनाते हैं, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो हैं हानिकारक हमारे लिए हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं या और भी जो हमारे लिए यूज़फुल होता है उसको कैसे नष्ट कर देते हैं, अब हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को हम रोगाणु कहते हैं अथवा रोगजनक कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हम रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीव,
मनुष्य में कौन कौन से भाई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोगजनक हैं, यानी कि रोग को उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संवर्धन द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, यह जो रोग है इस प्रकार से मतलब पानी द्वारा या किसी दूसरे के संपर्क में या हवा में इस तरीके से जो संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है उनको हम क्या कहते हैं, उस तरह की बीमारी को क्या कहते हैं, संचरणीय बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं। हैजा, इस प्रकार के रोग का कुछ उदाहरण क्या है, हैजा है सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ठीक है, इस प्रकार के जो रोग हैं वो जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं संपर्क में आने के बाद किसी न किसी माध्यम से, ऐसे रोग हैं हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। अब क्या देखते हैं, जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु क्या होते हैं, वायु में आते हैं। यह वायरस श्वसन के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह इस प्रकार से क्या करते हैं, शरीर में, दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमें एक सावधानी है कि हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाए। इस तरीके से क्या करनी चाहिए, उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी चाहिए, और जिसको हुआ है सर्दी जुकाम उसको भी एक ऐसा करना चाहिए कि भाई वो अपने मुंह पे रुमाल या हाथ रख करके छींके। ठीक है, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जंतु से या दूसरे जीवों के रोग को कहीं और ले जाकर के ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मक्खियाँ वगैरह हैं, वह क्या करती हैं, रोग वाहक हैं। ऐसे जीव जो इन रोगों के वहन का, यानी कि एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण के तौर पर आप मक्खी को समझ सकते हैं कि मक्खी क्या है, रोग वाहक जीव है। चूहे भी हैं। ठीक है, इस तरह से मादा एनीफिलीज आप देख सकते हैं, मादा एनीफिलीज जो है मच्छर, उसको आप देख सकते हैं कि मादा एनीफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है, रोगवाहक जीव है, यानी कि यह भी। अब देखते हैं कि मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। क्या है यह, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। अब हम यह देख रहे हैं कि जो मादा एनीफिलीज मच्छर है इसका उदाहरण है, और मच्छर जो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, अन्य जो मच्छर है एडिस, वह डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि मच्छर को हम पनपने ना दें तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम अपने आसपास पड़ोस की चीज़ों को साफ रखें, और पानी गंदे हैं उनको हम ना जमने दें। तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। क्या इसका उपचार है भाई, तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रहकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं और इन बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डेंगू और मलेरिया है उससे हम अपना बचाव स्वयं इन उपायों को अपना करके कर सकते हैं। अब हम यह देखते हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो सामान्यतः रोग हैं वह कौन कौन है और किन जीवों से होते हैं। अब क्षय रोग होता है वह, यानी कि यहाँ पे रोग है इस टेबल में, फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, फिर संचरण का तरीका है कि भाई कैसे होता है और इनके बचाव के ये उपाय हैं। तो अब क्षय रोग है, क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, यह वायु द्वारा संचारित होता है। और यह खसरा है, यह किससे होता है, वायरस से, यह भी वायु से होता है। फिर चिकन पॉक्स है, यह भी वायरस से होता है, वायु या सीधे संपर्क में आने पे होता है। अब क्या है, रोगी व्यक्ति को ये सभी, और पोलियो है यानी कि यह भी वायरस से होता है, और वायु और जल क्या है इसके कारक हैं। अब रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण इनका कराना चाहिए। ठीक है, अब हैजा भी क्या है, हैजा क्या किससे होता है, जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, और इसके जल और भोजन, हैजा का जल और भोजन इसका संचरण का तरीका है। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड जल से होने वाला है, यह भी जीवाणु से होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेय या और टीकाकरण इसका उपाय है। ठीक है, इसके उपाय के बताए गए हैं। अब हेपेटाइटिस ए,
हेपेटाइटिस ए जो है यह भी वायरस से होता है और इसके जो संचरण का माध्यम है वह जल है। उबले हुए पेय जल का उपयोग जो करना है, उबले हुए पेय का प्रयोग करें और फिर क्या करें, टीकाकरण इसका उपाय है। मलेरिया यह प्रोटोजोआ यानी कि मच्छर, ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। इसका उपाय है कि भाई मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कीजिए, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना, इसका यही उपाय है। अब जंतुओं में रोगात्मक जीवाणु, जंतु में क्या रोग वाले जो जीवाणु हैं उनको हम देख लेते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग का कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं ये, दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है। जो एंथ्रेक्स है वह मनुष्य एवं मवेशी दोनों में होता है और यह क्या है, एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में भी फुट एंड माउथ डिजीज जो है वह किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अब क्या है कि पौधों में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे रॉबर्ट कोच के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि रॉबर्ट कोच कौन है। ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं उनको आप जरूर नोट करते चलेंगे, यही परीक्षा में पूछी जाती हैं। रॉबर्ट कोच सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। यह जो एंथ्रेक्स रोग है यानी कि जो मनुष्य और मवेशी दोनों में होता है वह क्या है, बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेक्स जो जीवाणु है उसी से एंथ्रेक्स होता है और इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि क्या जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको देखते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। क्या होते हैं, जो अनेक छोटे छोटे जीव हैं वह इसके कारक होते हैं। अब क्या देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग क्या है, पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग इनको देख लेते हैं। अब नींबू कैंकर, नींबू कैंकर किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है और इसका जो संचरण का तरीका है वह वायु है। और गेहूं का रस्ट, गेहूं में रस्ट एक बीमारी है, वह कवक के द्वारा होता है उसमें, और वायु एवं बीज यानी कि उसका कारक है, संचरण का तरीका है। अब भिंडी की पीत, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है और कीट इसके क्या है, संचरण के माध्यम है, इसमें संचरण के माध्यम है। अब हम देखते हैं कि खाद्य विषाक्तन, ठीक है, यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या है। फूड पॉइजनिंग एक बार हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब वमन यानी कि उल्टी होने लगती है। भाई इसमें हम शुरू से पढ़ते हैं कि बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया, वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी कि उल्टी होती है, वोमिटिंग होने लगती है। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, यानी कि खाद्य फूड पॉइजनिंग से यह बीमारी हुई है। अब क्या है कि सूक्ष्म जीव द्वारा संदूषित, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो छोटे छोटे जीव हैं उनके द्वारा आप जब प्रदूषित भोजन खा लेंगे तो क्या होता है, फूड विषाक्तता यानी कि खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अब हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो ये सूक्ष्म जीव हैं जो भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, ये क्या करते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, यह फूड पॉइजनिंग इतना मतलब आसान बात नहीं है, इतने इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह क्या होता है, कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, यानी कि इसको पॉइजनस होने से हम बचाएं। अब खाद्य परिरक्षण, खाद्य का परिरक्षण कैसे करते हैं, यानी कि बचाव कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। जो छोटे जीव हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित यानी कि प्रदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इसका क्या होता है, दाल वगैरह आप खराब देखे होंगे या सब्जियां जो खराब होती हैं उसके रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या रासायनिक उपाय है, इसके परिरक्षण के क्या उपाय हैं। तो इसका रासायनिक उपाय हम देख लेते हैं। नमक एवं खाद्य तेल, ठीक है, नमक और जो एडिबल ऑयल होता है उसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है।
अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, ठीक है। बहुत दिनों तक आप ऐसे नींबू को रख दें, ठीक है, नींबू या आम को ऐसे रख दें, कच्चे आम को, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम घर में, और उसमें तेल, खाद्य तेल और उसमें कुछ मसाले मिला करके, नमक मिला करके रख देते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत दिन तक रहते हैं। और अचारों का छोड़ दें आप, नींबू में केवल क्या किया जाता है, नमक ही मिलाया जाता है, और नमक के बाद ही वह क्या होता है, बहुत दिन तक उसका अचार क्या होता है, बिना खराब हुए रह सकता है। तो यह सब क्या है, परिरक्षक है। अब हम क्या देखते हैं कि हम नमक अथवा खाद्य तेल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अब ये जो सड़ते नहीं हैं या खराब नहीं होते, ये इसलिए होता है कि इसमें क्या सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते, या सूक्ष्म जीव इसमें आते ही नहीं। अब सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। जैम और जो भी स्क्वैश बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, ताकि इनको खराब होने से बचा सके। अब नमक द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है। सूखे नमक से इनको क्या किया जाता है, जीवाणु से बचाने के लिए ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, इनका इस तरीके से। अब चीनी का परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे होता है, इसको देखते हैं। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि रोक लेता है। अब तेल एवं सिरके द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा कैसे होता है, तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं हम। और क्या है कि गर्म एवं ठंडा करना, आप गर्म और ठंडा करके भी जो छोटे जीव हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उबालने से क्या होता है भाई, अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हम क्या करते हैं कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। कोई कोई जो जीव हैं वह कम ताप पर रुकते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है, और कोई कोई जो जीव हैं वह जो गर्म करना यानी कि हीट देना, ज़्यादा तापमान पर उनका वृद्धि रुक जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना, ठीक है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। आप दूध की थैलियों पर अक्सर पढ़ते होंगे, यह पाश्चुराइज्ड है, यानी कि इसका पाश्चुराइजेशन किया हुआ है, यह पाश्चुरीकृत है। तो उसका मतलब यह है कि इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। इसको इस तापमान पर 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। क्या करते हैं कि पहले तो उसे तापमान दिया जाता है और फिर एकाएक उसे ठंडा कर लिया जाता है, और इस प्रकार से इसको पाश्चुराइज कर लिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर, ठीक है, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। लुई पाश्चर, पाश्चर से पाश्चरीकरण, ठीक है, दोनों को कोरिलेट करके याद किया जा सकता है। पाश्चरीकरण यानी कि लुई पाश्चर। अब भंडारण एवं पैकिंग, भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील यानी कि एयर टाइट जो डब्बे होते हैं उनसे पैक होती हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से इनकी सुरक्षा होती है। इनसे क्या होती है, सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को कैसे आप स्थिरीकरण, जो छोटे छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो करते हैं। राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा और क्या किया है, आपने सुना है। राइजोबियम क्या होता है, जो लेग्यूम पौधे होते हैं यानी कि दलहनी जो पौधे होते हैं, नाइट्रोजन उनमें स्थिरीकरण ये करते हैं, उसके स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। हम क्या देखते हैं कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे यानी कि दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहता है, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है,
क्या है, यह सेम और मटर जो एक सहजीविता हैं, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यह जो तड़ित विद्युत है उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। वायुमंडल में क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो अब नाइट्रोजन जो चक्र है उसको समझने की जरूरत है कि क्यों और कैसे स्थिर वह रहता है। नाइट्रोजन चक्र को देखते हैं। लेग्यूम पौधे की जड़ों में देख सकते हैं, ग्रंथियों में कैसे ये रहते हैं, जो जीवाणु हैं इस प्रकार से ये रहते हैं इनकी जड़ों के ग्रंथियों में। जो दलहनी पौधे हैं इनकी जड़ों के ग्रंथियों में राइजोबियम रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसमें सहायक होते हैं। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र हम देख लेते हैं कि क्या है नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन यानी कि पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। इन सभी चीज़ों में या प्रोटीन में भी क्या होता है भाई, नाइट्रोजन ही होता है। और न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सभी में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि किससे बनता है, नाइट्रोजन से। पर्णहरित, क्लोरोफिल, ये सभी नाइट्रोजन के रूप में, इसमें नाइट्रोजन इनमें उपस्थित होता है किसी न किसी रूप में। अब पौधे एवं जंतु, ठीक है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग ये लोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल, जो मिट्टी में जीवाणु उपस्थित होते हैं और जो नीले हरे शैवाल हैं, वायुमंडल के जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन जैविकों को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, इसका परिवर्तन करते हैं। एक बार फिर देखते हैं क्या है यहाँ कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं इनका। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इस प्रकार से वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और पौधे इनके जड़ों से इनका अवशोषण करके करती हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, पौधे कैसे पहुंच जाते हैं, जड़ों से नाइट्रोजन के रूप में पहुंचते हैं और वो फिर फलों में प्रोटीन के रूप में आते हैं, जो हमें दलहनी पौधों में मिलते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम कैसे प्राप्त करते हैं, प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजनी यौगिकों को प्राप्त करते हैं। जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। अब क्या है कि पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद, जो पौधे एवं जंतु हैं उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जो इनके नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, यानी कि जो इनसे अलग होते हैं, जो इनके शरीर में विद्यमान रहते हैं, उनको ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु, ठीक है, नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है। जैसे वाटर साइकिल है आपका ऑक्सीजन का है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरीके से क्या होता है, नाइट्रोजन का भी एक साइकिल है, जिसको आप इस तरह से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप वायुमंडलीय नाइट्रोजन को देख रहे हैं, फिर यह तड़ित नाइट्रोजन, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर मिट्टी में उपस्थित इस तरीके से नाइट्रोजन यौगिक, और आप पौधों द्वारा इसका अवशोषण कैसे होता है मिट्टी से, फिर जंतु द्वारा पौधों का खाना, जंतु क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं, फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा इसमें पुनः प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन आप अपने अंदर लेते हैं, फिर जब हमारी मृत्यु होती है या कुछ कई और कारणों से जब फिर से पुनः जीव अंदर जमीन में सड़ता है, गलता है, तो उससे भी क्या होता है, वायुमंडल में जो कुछ जो जीवाणु हैं वो उसको मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका नाइट्रोजन साइकिल जो है वह चलता रहता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है इस तरह से, फिर यह नाइट्रोजन वायुमंडल में आ जाता है। और आप नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है हमारा सारांश कि हमने क्या कुछ सीखा है इसमें, इस चैप्टर के माध्यम से। तो सूक्ष्म जीव
अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इनका बहुत ही तगड़ा एडॉप्टेशन है, आप कहीं भी इनको ये जीवित रह सकते हैं किसी भी वातावरण में। सूक्ष्म जीव वायु जल मिट्टी, ठीक है, सूक्ष्म जीव वायु जल मिट्टी पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु कवक प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, विषाणु क्या करते हैं, केवल परपोषी, विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन कर सकते हैं। यह क्या करते हैं, दूसरे ही जीवों में गुणन करते हैं, अपना जनन करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अब प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। यह पूरा वायुमंडल में एक जो हमारा नाइट्रोजन का साइकिल है वह पूरा हो जाता है, चला जाता है वहाँ पे गैस के रूप में। जो सड़े गले जीव हैं कुछ जीवाणु उनको नाइट्रोजन गैसीय रूप में निर्मुक्त कर देते हैं। अब क्या आप जानते हैं, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य से बहुत पहले से रह रहे थे, यानी कि यह बहुत पहले के यहाँ के निवासी हैं। ये बहुत सख्त जीव हैं इसलिए कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। जीवाणु भाई बहुत ही रूढ़ प्राणी है, रूढ़ जीव है। यह बहुत तरह के कठिन परिस्थिति में रह सकता है। वे मिट्टी के बर्तनों, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में उबलते एवं ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। वे कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए हैं। देख लीजिए कितने रूढ़ होते हैं ये। ठीक है, कहाँ कहाँ, बहुत ठंडे में बहुत गर्मी में भी कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में भी ये पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। ठीक है, एक प्रकार का जीवाणु जो है वह कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित ना रह सके। भाई बहुत रूढ़ है ये, थेथर है। ठीक है, तो यह कहीं भी रह सकता है। तो आपने इस चैप्टर में सारा जीवाणु विषाणु और भी जो हमारे लिए हानिकारक जीव सूक्ष्म जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में पढ़ा। कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन किस रोग का कारक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम पूरा 10th तक साइंस पढ़ेंगे और अब तुरंत सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी क्लास शुरू हो जाएगी और इसके बाद आपको वाइट बोर्ड वगैरह पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप अंत तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।